Hello students, I am Anil Kishore. Today we will start limits of class 11th. तो लिमिट्स शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे कि व्हाट ए फंक्शन इज। ठीक है ना। तो जैसे सपोज आपको कोई ये इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अगर इस इक्वेशन में आप x की जगह 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है। अगर इस इक्वेशन में आप x की जगह -1 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अगेन 2। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो आप देख रहे हो इस इक्वेशन में सिंगल वैल्यू ऑफ अगर x पुट कर रहे हैं हम तो वी आर गेटिंग ए सिंगल वैल्यू ऑफ y। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप x की कोई एक वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बदले में आपको y की दो वैल्यूज मिल रही है। ठीक है। मगर अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अगर हम यहाँ पे अगर x की जगह सपोज 1 पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो दिस implies y is equal to plus minus 1। तो in this case if we are putting single value of x, अगर x की हम एक वैल्यू पुट करें तो बदले में हमें y की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, +1 भी मिल रहा है और -1 भी। ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन या ऐसा रूल जिसमें हम अगर एक वैल्यू ऑफ x की पुट करें तो बदले में हमें y की सिर्फ एक ही वैल्यू मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। ठीक है। उस रूल को या उस इक्वेशन को कहते हैं फंक्शन। तो हियर आई कैन सी दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। फंक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इस क्वेश्चन में आप x की जगह इंडिपेंडेंटली कुछ भी ले सकते हो। आप चाहो तो x की जगह 2 ले सकते हो, आप चाहो तो x की जगह 3 लिख सकते हो। ठीक है। आप अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपके चॉइस की नहीं रही। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि x की वैल्यू 2 आ जाए और y की वैल्यू 15 आ जाए। अगर आपने x की जगह 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू डेफिनेटली 5 ही आने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू डिपेंड करेगी x की वैल्यू पे। ठीक है। जनरली हम x को क्या कहते हैं, इनपुट ऑफ द फंक्शन, और y को क्या कहते हैं, आउटपुट ऑफ द फंक्शन। तो अगर हमने एक सिंगल इनपुट किया है फंक्शन में तो बदले में जो फंक्शन है हमें एक सिंगल आउटपुट देगा। ठीक है। और इस फंक्शन में x को हम क्या कहेंगे, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज x की वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है। y की वैल्यू हमारी चॉइस की नहीं रही। y की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमने x की वैल्यू क्या पुट किया। तो हम क्या कहेंगे, y इज डिपेंडेंट ऑन x, देयरफॉर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस फंक्शन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इन दिस केस इज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। है ना। फंक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। तो अगर y की जगह हम fx लिख दें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या y की जगह अगर हम fx लिख दें तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दीज आर सेम थिंग्स। तो मतलब ये जिस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी उसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे। ठीक है। तो जैसे अगर आपसे कोई कहेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स इज ए फंक्शन, दिस इज अगेन ए फंक्शन, क्योंकि अगर आप एक सिंगल वैल्यू ऑफ x लोगे तो बदले में आपको सिंगल वैल्यू ऑफ y ही मिलेगी। आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने x की जगह सपोज अगर 30 डिग्री पुट कर दिया तो y की वैल्यू दो दो मिल जाएंगी। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 डिग्री दैट इज हाफ, a की वैल्यू आएगी। ठीक है ना। ये हो सकता है कि x की वैल्यू कुछ और पुट करने पे भी y की वैल्यू हाफ ही आ जाए, वो बात अलग है। मतलब अगर आप x की कोई भी एक वैल्यू पुट करो, चाहे 30 डिग्री, चाहे कोई हो सकता है दूसरी वैल्यू पुट करो, जैसे हो सकता है अगर आप x की जगह 150 डिग्री भी पुट करोगे तब भी y की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। अगर आपने x की जगह 30 डिग्री पुट किया तो भी y की वैल्यू सिर्फ एक ही आई। अगर आपने x की एक सिंगल वैल्यू 150 डिग्री पुट करी तो भी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 150 डिग्री दैट इज हाफ। ठीक है। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक के सेक्शंस में पढ़ेंगे क्लास 11th के। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि y एक
फंक्शन एक ऐसा रूल होता है या एक ऐसी इक्वेशन होती है या एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें हम अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की कोई भी एक सिंगल वैल्यू पुट करें तो बदले में वो फंक्शन y की एक सिंगल वैल्यू ही देता है। ठीक है, जो x है उसको हम जनरली कहते हैं इनपुट और जो y है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। ठीक है, जो भी हम वैल्यू फंक्शन की जो भी हम x की वैल्यू फंक्शन में पुट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट या डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और उन x की वैल्यूज को पुट करने के बाद जो फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है y की वैल्यू उनको हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, या रेंज ऑफ फंक्शन। तो एक हल्का सा मैंने ब्रीफ आइडिया दिया, उसको डिटेल में हम बाकी की क्लासेस में करेंगे। अभी तो आज मैं आपको लिमिट्स की शुरुआत करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने हल्का सा क्रूड डेफिनेशन या बहुत एक बेसिक तरीके से आपको मैंने बताया व्हाट ए फंक्शन इज। ठीक है, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अब अगर सपोज ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यहां हम इस फंक्शन की दो टाइप की वैल्यूज को डिस्कस करना चाहेंगे। दो टाइप की वैल्यूज, पहली तो होती है एक एक्चुअल वैल्यू या सिंपली हम वैल्यू भी कह देते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए सर्टेन पॉइंट। ठीक है, और दूसरी होती है लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट। ठीक है ना, किसी फंक्शन की लिमिट या किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एट ए सर्टेन पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इफ x इज इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, दैट इज 16 माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज 12 by 2, दैट इज 6। ठीक है, तो दिस 6 इज द एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि आपने एक्चुअल में x की जगह 4 पुट किया, इसमें x की जगह आपने क्या पुट किया, एक्चुअल में 4, तो आपको क्या मिला 6। तो 6 इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन या एक्चुअल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 4। ठीक है ना, जिसका मतलब हम कह सकते हैं द एक्चुअल वैल्यू या सिंपली द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4 इज 6। ठीक है, अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में हम x की जगह 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 0 by 0 विच इज मीनिंगलेस। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं दिस इज नॉट डिफाइंड। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट परमिसिबल। ठीक है, अलाउेबल नहीं होता कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, तो जीरो से डिवाइड करना डिफाइंड नहीं है। तो ये अब हमारा आंसर x इज इक्वल टू 2 पे जो एक्चुअल वैल्यू है फंक्शन की वो क्या आ गई, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम यहाँ किसी दूसरी वैल्यू पे इंटरेस्टेड होंगे। हमको पता है कि हमने x की जगह 2 पुट कर दिया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि अगर x की वैल्यू चलो 2 नहीं है और x की वैल्यू वेरी क्लोज टू 2 है, x अप्रोचेस टू 2। ठीक है ना, x अप्रोचेस टू 2 का मतलब क्या हुआ, x इज वेरी क्लोज टू 2 या x टेंड्स टू 2। अगर x की वैल्यू 2 के बहुत ही पास होगी तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो जरा इसको हम देखते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर x की वैल्यू 2 के बहुत पास होगी, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 2 नहीं है बट x की वैल्यू 2 के बहुत पास है, तो इस केस में हम जो y है ना, y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यही था ना फंक्शन। तो y की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब तो इस y की वैल्यू क्या आ गई, 0 by 0, that is not defined. But in this case we are not putting x is equal to 2, we are putting x is equal to very close to 2। तो उस केस में अगर x is very close to 2 होगा
तो इसका मतलब x माइनस टू जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। x माइनस टू जीरो कब होगा, जब x की जगह हम 2 पुट करें, क्योंकि 2 माइनस टू ही तो जीरो होगा। अगर हम x की जगह 2 पुट ही ना करें, 2 के बहुत क्लोज नंबर पुट करें, तो वो जीरो नहीं होगा। तो इस केस में अगर हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करके ये x माइनस टू को काट दें, जिसको हम काट भी सकते हैं क्योंकि x माइनस टू जो है जीरो नहीं है, डिवीजन बाई जीरो इज नॉट परमिसिबल, बट x माइनस टू इज नॉट जीरो, क्योंकि x माइनस टू तो जीरो तब होगा जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे, बट इट इज वेरी क्लोज टू 2। तो उस केस में फंक्शन कितना आ जाएगा, x प्लस टू। अब अगर यहाँ आप देखोगे कि x इज वेरी क्लोज टू 2, तो जैसे अगर x की वैल्यू आपने वेरी क्लोज टू 2 का मतलब जैसे 1.99 ली, तब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस टू की वैल्यू क्या आएगी तब, 1.99 प्लस 2 दैट इज 3.99। अच्छा, अगर कोई और 2 के पास जाना चाहिए, उसने कहा x की वैल्यू वेरी क्लोज टू 2 है, तो वेरी क्लोज टू 2 का मतलब क्या हुआ, 1.99999, ये भी दिया जा सकता है। तब x प्लस टू की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 1.9999, ये क्या आएगा, 3.99999999। तो आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर एज x अप्रोचेस टू 2, ठीक है ना, देन द फंक्शन अप्रोचेस टू ए नंबर 4। आप देख रहे हो जैसे x धीरे 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 किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। देखो पहले कितना था 1.9, फिर कितना हो गया 1.999999, ये लगभग 2 ही तो है। तो इसकी वैल्यू क्या आई 1.9999 में फंक्शन की, 3.999999, मतलब लगभग 4 के बराबर है, बट नॉट 4, क्योंकि 4 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 तो तब आएगा, x प्लस टू की वैल्यू 4 तो तब होगी जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे, बट वी आर नॉट पुटिंग x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, x तो वेरी क्लोज टू 2 है। तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 2 के पास ले जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू 4 के पास जाएगी। इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस टू 2 इज 4। समझ आई मेरी बात। तो इस केस में हमने दो चीजें देखी कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी एक्चुअल वैल्यू 2 पे क्या आई थी, नॉट डिफाइंड, ठीक है, बट लिमिटिंग वैल्यू एट 2 क्या आएगी, 4। अच्छा चलो एक सिंपल एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर हमारे को क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मैं ये कहता हूं कि इफ x अप्रोचेस टू 2, देन ये जो फंक्शन है ना f(x), ये किस नंबर को अप्रोच करेगा। मैंने आपको अभी भी बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखें या f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखें, दोनों ही फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। यहां हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में y जो है डिपेंडेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट। तो मैंने बताया था आपको फंक्शन हमेशा किसका होता है, इंडिपेंडेंट का। तो f इज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, है ना। तो f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, f(x) को हम y को हम f(x) लिख सकते हैं। तो अब उसने क्वेश्चन पूछा इफ x इज वेरी क्लोज टू 9, जैसे अगर x को हम 2 के पास ले जाएं, सपोज अगर x की वैल्यू हम 2 के बहुत पास ले जाएं, तो जैसे अगर 1.9 ले जाते हैं, 1.99 या 1.999 लेते हैं अगर x की वैल्यू, या 1.9999, मतलब x इज वेरी क्लोज टू 2 या x अप्रोच कर रहा है 2 को, तब ये जो फंक्शन है ना x प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा, x प्लस 1 का मतलब, x प्लस 1 का मतलब अगर x की वैल्यू 1.9 रखोगे तो 1.9 प्लस 1, तो 1.9 प्लस 1 कितना हो गया 2.9, तो 1.99 प्लस 1 कितना आएगा 2.99। तो आप ये देख रहे हो अगर x की वैल्यू धीरे 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 करके 2 के पास जा रही है, तो x प्लस 1 की वैल्यू किस नंबर के पास जा रही है, आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है ये 3 के पास जा रही है। क्योंकि अगर x को और पास ले जाते 2 के, जैसे 1.99999999 और पास ले जाते हैं, अगर x की वैल्यू इतनी लेते, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती, मतलब x प्लस 1 की 2.99999999, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3 के क्लोज आ रहा है। तो इस बात को हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x प्लस 1 एज x अप्रोचेस टू 2 इज 3, ठीक है। अब आप ये देखोगे इतना हमें इसको क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं थी, मतलब इतना ज्यादा टेबुलर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं थी। हम ये देखेंगे कि इफ
इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x प्लस वन एज x टेंड्स टू 2। तो हम डायरेक्ट अगर x की जगह 2 पुट कर देते हैं तो 2 प्लस 1 क्या होता है 3। तो डायरेक्ट पुट करने से हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसको वो फंक्शन टेंड कर रहा है, जिसको वो अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन 1, अगर सपोज मैं आपको कहता हूं कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x अप्रोचेस टू 1। अगर x की जगह आप सीधे 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ कितना आ गया 2, दैट इज 1। तो ये आंसर करेक्ट है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर x की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा 1। ये इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जैसे अगर सपोज एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर वो ये कहता है लिमिट x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ x इज इक्वल टू इफ x टेंड्स टू 0। अगर हम डायरेक्ट x की जगह 0 डाल दें तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो 1/3 इज द आंसर। तो कहने का मतलब है कि लिमिट में हम डायरेक्ट x की वैल्यू तब पुट करते हैं जब हमें कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाए, कोई एक डिफाइंड नंबर मिल जाए। ठीक है ना। सपोज अगर थर्ड क्वेश्चन, सपोज अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 एज x अप्रोचेस टू 2। अगर अब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 क्या जाएगा 0, और नीचे क्या जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो दिस इज 0/0 फॉर्म। तो ये जो है इस फॉर्म को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट। इसके बारे में भी डिटेल में हमने करना है। अभी तो फिलहाल आप ये याद रखो कि अगर डायरेक्ट मेथड से अगर x की जगह डायरेक्टली 2 पुट करने से अगर आपको 0/0 फॉर्म मिल जाती है, वो फॉर्म क्या कहलाती है इनडिटरमिनेट, वो मीनिंगलेस है। ठीक है, तो वो आंसर आपने नहीं देना। तो ये डायरेक्ट मेथड वाला मेथड कब फेल हो जाता है, डायरेक्ट मेथड से अगर आपका आंसर कुछ ना कुछ फाइनाइट आ जाता है तब तो वही आंसर आ जाएगा उस लिमिट का। अगर डायरेक्ट मेथड से जैसे इस क्वेश्चन में अगर x की जगह हमने 2 पुट किया तो हमें मीनिंगलेस ऑपरेशन मिल गया 0/0, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, फैक्टराइज कर देंगे हम। और हमें मालूम है कि इफ x इज वेरी क्लोज टू 2 देन इट मींस x इज नॉट इक्वल टू 2। तो जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी तो x माइनस 2 0 नहीं होगा, तो इन दिस केस वी कैन कैंसिल। ठीक है, और अब अगर हम x की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज 4 एज x टेंड्स टू 2। जैसे अब देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सपोज अगर हमें कोई कहता है कि x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। तो इसका आंसर हम जानने के लिए कि अगर x वेरी क्लोज टू 3 होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5 किस नंबर के क्लोज होगा, ये जानने के लिए हम x की जगह सीधे 3 पुट कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 4 इज 13, और ये कितना आएगा 3 प्लस 5 इज 8। तो ये आंसर हमारा ठीक है, क्योंकि ये कोई 0/0 फॉर्म तो ना आ रही है, तो आंसर ठीक है। अगर 0/0 फॉर्म आती है, जैसे अगर सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, तो अगर अब हम इसमें x की जगह डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, और माइनस 3 और 1 कितना हो गया 4। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो यहाँ पे भी 2 माइनस यहाँ पे भी 2, तो 2 माइनस 2 इज 0, और नीचे भी क्या आएगा 1 माइनस 1 इज 0। तो दिस इज 0/0 फॉर्म। ठीक है, अगर हम x की जगह डायरेक्ट पुट करने पे ऑब्टेन करते हैं 0/0 टाइप फॉर्म, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट मेथड को नहीं करते, तब हम क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने सिंप्लीफाई में क्या किया, फैक्टराइज, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे रैशनलाइज। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये कितना आएगा ये, और नीचे कितना आ जाएगा x माइनस 1 इंटू
x प्लस 1 इंटू 3 प्लस एक्स। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, x टेंस टू 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसका स्क्वायर रूट अगर ओपन करोगे होल स्क्वायर से तो क्या जाएगा, -3 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1, और ठीक है। अब अगर इसका आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और नीचे कितना आ जाएगा, x माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अच्छा अगर अभी भी आपको शक होता है कि भाई इसमें डायरेक्ट पुट करें या ना करें, अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सप्रेशन इक्वल है, जितना ये है उतना ही ये भी है, बस हमने इसको रैशनलाइज ही तो किया है। इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, जब तक कुछ कैंसिल नहीं होगा तब तक कोई फर्क नहीं आएगा, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन सेम है। अगर आपको शक होता है कि भाई x इक्वल टू डायरेक्ट पुट करने से काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो आप x की जगह 1 पुट करके देख लो, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 माइनस 2 0, ऊपर 0 आ रहा है और नीचे भी 1 माइनस 1 0 आ रहा है, इसका मतलब अभी हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज, जैसे x माइनस 1, और इसका क्या जाएगा, x प्लस 2, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको फैक्टराइजेशन आता ही होगा, ठीक है। तो अगर अब हम इसको देखेंगे, अब फिर अगेन वही बात है कि x टेंड्स टू 1 का मतलब है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, बट x इज वेरी क्लोज टू 1। तो अगर x वेरी क्लोज टू 1 है तो x माइनस 1 विल बी नॉट 0, तो इस केस में हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये कट गया, अब हम ट्राई करेंगे डायरेक्ट मेथड। अगर अब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो कितना आएगा, 3 अपॉन 4, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो हमने देखा टू इवेल्युएट द लिमिट्स, हमारे पास पहला कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई फंक्शन है x, अगर x टेंड्स टू c है तो हम x की जगह c डायरेक्ट पुट करते हैं फंक्शन में। अगर हमें 0/0 फॉर्म के अलावा कोई दूसरी फॉर्म आ जाए या कोई दूसरा आंसर आ जाए, 0/0 के अलावा कोई डेफिनेट या फाइनेट क्वांटिटी आ जाए, तो हमारा आंसर वही माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है सिंप्लीफिकेशन, हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर डायरेक्ट पुट करने से 0/0 आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, तब हम सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन में जनरली हम क्या करते हैं, या तो फैक्टराइज करते हैं या रैशनलाइज करते हैं, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपको कैसा दे रखा है। या हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, है ना, या फिर हम कोई डायरेक्ट लिमिट का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, या तो हम फैक्टराइज करते हैं या रैशनलाइज करते हैं या कोई डायरेक्ट लिमिट का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी करते हैं, कुछ कोशिश करूंगा, कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लिमिट्स निकालने के दो ही तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करो, मतलब x की वैल्यू या तो आप डायरेक्ट पुट कर दो, जैसे इस क्वेश्चन में एज x टेंड्स टू c है, ठीक है ना, तो आप x की जगह c पुट करके देख लो। अगर 0/0 फॉर्म नहीं मिल रही, फिर तो जो आंसर आ रहा है वही आंसर माना जाएगा, उसकी लिमिट वही मानी जाएगी। अगर आपको 0/0 फॉर्म मिल रही है, तब आप या तो फैक्टराइज कर लो या रैशनलाइज कर लो या कोई डायरेक्ट मेथड लगा दो, कोई या तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो लिमिट का, है ना। तो ये इस टाइप से है, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर सपोज मैं ये कहता हूं कि x टेंस टू 2 है, जैसे ये है, ठीक है। ये अगर आपको आएगा क्वेश्चन, तो इसको आप ऐसा करो ना, इसको आप खुद ट्राई करो। अगर ये आपका नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और जिन बच्चों का ये हो जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में अगर हम डिस्कस करेंगे तो अपना आंसर टैली कर सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है। इसको आप रैशनलाइज करोगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको पुट करोगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5,
और यहाँ पे भी 23 प्लस 2 कितना हो जाएगा 25। 25 का अंडर रूट कितना होगा 5, तो 5 माइनस 5 न्यूमरेटर बन गया 0 और डेनोमिनेटर भी 2 माइनस 2 बन गया 0। इट मीन्स डायरेक्ट मेथड से तो होएगा नहीं। अब डायरेक्ट मेथड से नहीं होगा तो सिंप्लीफिकेशन होगा। सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन से मेथड्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो फैक्टराइज या रैशनलाइज या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लिमिट का। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट इन्वॉल्व हो रहा है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे इसे रैशनलाइज करके। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसको हम शुरू में रैशनलाइज करेंगे और बाद में इसको हम फैक्टराइजेशन से कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।